बोलिए। 1757 से 1813 कुछ परिवर्तन आता है यहाँ पे। ऐसा माना जाता है ना कि जब ये लॉर्ड हेस्टिंग्स आया भारत में गवर्नर जनरल बन के, बंगाल का गवर्नर जनरल है अभी ये, इसके आने तक लॉर्ड हेस्टिंग्स जब आए हैं, इनसे इनके आने तक का जो मामला रहा है, ऐसा माना जाता है हस्तक्षेप की नीति का पालन हुआ था। इनके आने के बाद थोड़ी सी नीतियों में आक्रामकता आ गई। आपने एक युद्ध सुना होगा, मराठा आंग्ल मराठा युद्ध जो मेरे ख्याल से अंतिम ही युद्ध था, वो इन्हीं के समय में लड़ा गया था। इन्होंने बहाना लिया था तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का। हकीकत ये थी कि वो पिंडारियों का दमन चाहते थे। पिंडारी वो लोग थे जो पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे थे, और वहां से जब उनका मन होता था नीचे उतर के आते थे, लूटपाट मचाते थे, मार काट करके निकल जाते थे। और कहीं ना कहीं, ठीक है ना, ओके, तो इन्होंने वो आक्रामकता थोड़ी सी नीति अपनाई अपनी। 1757 से 1813 के बीच में जो नीति रही, उसको बोलते हैं कौन सी नीति? घेरे की नीति, सहायक संधि प्रणाली। जो दूसरा है, देसी रियासतों से के साथ जो ब्रिटिश नीति रही है दूसरी वाली, उसको बोलते हैं अधीनस्थ पार्थक्य नीति, पार्थक्य नीति। या फिर पृथक्करण की नीति। ठीक है, पृथक्करण की नीति बोलते हैं इसको। इसका समय कब से कब तक का है? 1813 से लेकर 58 तक है। 1858। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? सॉरी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट। पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। ठीक है ना, इसकी कुछ अपनी खासियत रही होगी। लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनकर भारत आता है। ठीक है, गवर्नर जनरल बन के भारत आता है कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसने जो नीति अपनाई, थोड़ी सी आक्रामक नीति इसकी थी। इसने दो नीतियों को त्याग दिया। कौन कौन सी? एक तो घेरे की नीति को त्यागा, ठीक है, इस नीति को इसने क्या किया? त्याग दिया। घेरा कैसे पड़ रहा था? घेरे की जो नीति थी उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना था, बस प्यार से बात कर लेनी थी, जहां तक संभव हो सके बातचीत करके उन पे अपने कुछ नियमों को थोप देना था, ताकि हमारी जो सेना हो उनके यहाँ अपना रहने रहने लगेगी, ताकि हमारा हस्तक्षेप बढ़ता चला जाएगा। अब घेरे की नीति नहीं काम करेगी। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स की आक्रामकता की नीति थोड़ी सी काम करेगी यहाँ पे। क्यों काम करेगी? क्योंकि ये जो समय है, ये कहीं ना कहीं भारतीय रियासतों पर अंग्रेजी प्रभुत्व को स्वीकार करने के लिए बाध्य करा जाएगा। भारतीय रियासतों को अंग्रेजी प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के लिए बाध्य करना है हर हालत में।
नहीं करना पड़े, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कंपनी इसी समय में 1813 में ही एक काम और हुआ था, और वो जो काम है एक अधिकार के मामले को लेकर, है ना। ब्रिटिश कंपनी के एक अधिकार को क्या किया गया, समाप्त किया गया था, व्यापारिक एक अधिकार को। सिर्फ चीन और चाय के साथ व्यापार बना रहा है, व्यापारिक एक अधिकार, बाकी सारे एक अधिकार खत्म हो गए थे। अब कंपनी सत्ता के रूप में स्थापित है, और इसी में क्या हो जाएगा कि साम्राज्य है, जो कंपनी का जो साम्राज्य है, ब्रिटिश साम्राज्य है, उसको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि सुरक्षात्मक दृष्टि से कोई खतरा है भी नहीं, क्योंकि अभी तक लगभग ज्यादा से ज्यादा रियासतों के साथ सहायक संधि मनवा ली गई थी। हेस्टिंग्स को ये पता था अब कोई खतरा उतरा है नहीं। जो लॉर्ड हेस्टिंग्स की नीति रही है, इस पे प्रश्न पूछा गया है अपने से। लॉर्ड हेस्टिंग्स की जो नीति थी, उसके तहत भारत में सर्वश्रेष्ठ सत्ता के रूप में खुद को स्थापित करना था। ठीक है। खुद को स्थापित करना था, सर्वश्रेष्ठता, अपने आप को बताना था कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है। इसी नीति ने क्या किया, अधीनस्थ पार्थक्य नीति का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो रियासतें हैं वो अपना आंतरिक मामला देखते रहे, उससे कोई लेना देना नहीं हमको, लेकिन जो बाह्य मामले होंगे वो ब्रिटिश साम्राज्य ही देखेगा। दूसरी एक चीज थी, एक शब्द यहां पे लगा हुआ, पार्थक्य नीति। ब्रिटिश रियासत और सॉरी देशी रियासत और ब्रिटिश साम्राज्य दोनों अलग अलग हैं। तुम अपना देखो, हम अपना देखेंगे, लेकिन जो बाहरी मामला होगा ना, वो आप हम पे छोड़ दीजिए, वो सब हम संभाल लेंगे, आप अपना काम करो बस खाली। ठीक है। मतलब अधीन भी रहना है, अलग भी रहना है, ऐसी कुछ नीति है। ठीक ना। लेकिन ध्यान रखना, इस समय में सरकार ने क्या किया, रियासत के प्रशासन से खुद को अलग रखने का एक नाटकीय ढंग प्रस्तुत किया था। हालांकि जब गवर्नर आए, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद वाले, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद जो गवर्नर बन के आते ना, वो इसका पालन भी नहीं करते पूरी तरह से। क्योंकि आप देखेंगे कई सारे साम्राज्यों का विलय 1849 में 39 में पंजाब का विलय कर लिया जाता, सिंध का विलय कर लिया जाता इसी दौर में, मैसूर का विलय कर लिया जाता इसी दौर में, यही इसी 1813 से 1858 के बीच में कई सारे रियासतों का विलय होता है। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद का समय है सब। जबकि बात क्या हुई थी कि भैया सब अलग अलग रहेंगे, कोई किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने वाला है। ठीक है। अब इसी में अगर बात हो रही है लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद आने वाले गवर्नरों के बारे में, तो एक गवर्नर अपना और है जिसका नाम है
विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, दिख नहीं रहा ना? दिख रहा है सर। लॉर्ड विलियम बेंटिक आएंगे। ठीक है, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल है, याद रखना। भारत का पहला गवर्नर जनरल है। कब आ रहा है? जाहिर सी बात है, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त किया जाता है ना? और बात क्या हो जाती है कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनेगा, और इनका जो समय आता है वो है विलियम बेंटिक हैं, तो ये 1800 मेरे ख्याल से 28 में ही आ गए थे या 29 में आए थे। 7-8 साल का समय है इनका कार्यकाल। ठीक है, तो 1833 के समय में यही रहती है, पहले भारत के पहले गवर्नर जनरल बन जाते हैं। शुरुआत में विलियम बेंटिक भी शुरू में क्या किया, शुरुआत में इन्होंने अलगाव का पालन तो किया था, अलगाव का पालन किया इन्होंने शुरू में आके, लेकिन हैदराबाद, जयपुर, भोपाल, इन सब में कोई विशेष रुचि इन्होंने लिया भी नहीं, लेकिन मैसूर, कुर्ग, जटिया, कचार, जटिया, जटिया जो है आसाम एरिया में पड़ेगा, जटिया नाम है इसका, और करनूल, इन सबके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, और हस्तक्षेप ही नहीं किया था बल्कि इन सब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया भी। जहां इसने हैदराबाद, जयपुर, भोपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, वहां भी बहुत सारे मामले चल ही रहे थे। शुरुआत का मामला था वो, क्योंकि वो वही आया हुआ था तब। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ये अब देख रहा तो यहाँ पे मैसूर, कुर्ग, कचार, कछार, कछार भी कई बार पेपर में आता है, छा से छाता वाला, कछार, जटिया, जटिया जो है आसाम में है, कुरनूल, इन सब के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ही नहीं किया बल्कि इनको अपने अधीन भी कर लिया। ठीक है, इसे अधीनस्थ नीति क्यों कहेंगे? थोड़ा सा, अधीनस्थ का मतलब होता हमारे अधीन है, अधीनस्थ का मतलब, पार्थक्य का मतलब हुआ अलगाव, लेकिन अधीनस्थ मतलब हमारे ही अधीन है। ठीक है, इसमें कोई डाउट आउट मत रखना कोई। ये समय आते आते जो रेजिडेंट एक बना हुआ था, कौन सा सहायक संधि के तहत रेजिडेंट को रखा क्यों गया था? ये बोल के रखा गया था ना कि भैया आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब अभी तक आते आते रेजिडेंट आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी करने लग गया और एक निरंकुश प्रकार का सैनिक हो गया। अब ये जो आपका रेजिडेंट है 1813 से 1858 के बीच में रेजिडेंट क्या हो गया? एक निरंकुश टाइप का व्यक्ति हो गया। ठीक है, इसी दौर में उत्तराधिकार वाला जो प्रश्न था, उत्तराधिकार के मामले में हम डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत याद करते हैं, तो उत्तराधिकार वाले मामले में अंग्रेजों की अनुमति को जरूरी कर दिया गया। भाई अंग्रेजों की अनुमति जरूरी है, जब तक अनुमति नहीं लेते तब तक उत्तराधिकार मान्य नहीं होगा।
ठीक है। और इस अधीनस्थ पार्थक्य नीति का जो चरम बिंदु है, नीति के विकास का चरम बिंदु कौन सा समय माना जाएगा? डलहौजी के समय को। डलहौजी ने जो नीति लाई उसका नाम क्या था? व्यपगत का सिद्धांत, राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है। ब्रिटिश शासन इस समय पूरी तरह से निरंकुशता और भारतीय रियासतों के विलय पर पूरी तरह से ध्यान दिया था, पूरी तरह से जोर लगाया कि इन सबका विलय कर ही लिया जाए। डलहौजी का समय भी याद रखना थोड़ा सा, क्या समय है इसका? 1848 से 56, मतलब कैनिंग आएगा 56 में, जिसके समय में होता है 1857 का विद्रोह भी। ठीक है। सारे फायदे उठाए, हर एक, कोई भी अवसर ऐसा नहीं छूटा जिसका इसमें फायदा नहीं उठाया, हर एक चीज का फायदा उठाया। डाक तार व्यवस्था, रेलवे लाइन, ये वाली व्यवस्था, सिविल सुधार, जो कुछ किया वो सब डलहौजी की देन है। आधुनिक भारत का निर्माता है डलहौजी, लेकिन उसकी कुछ नीतियों को हमें ध्यान में रखना चाहिए फिर भी, कि जो भारतीय रियासतों के लिए ठीक नहीं थी। अब डलहौजी का अगर हम व्यपगत सिद्धांत समझ रहे हैं, वैसे आप लोग पढ़े तो हैं व्यपगत का सिद्धांत क्या है, तो आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले ही। क्या था व्यपगत का सिद्धांत? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? राज्य हड़प नीति क्या थी? देखो, कौन कौन से राज्यों का, रियासतों का विलय हुआ, ये तो ठीक है, आपको याद होगा, याद करना भी पड़ेगा, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जाता है सुमेलित करें। राज्यों के विलय के साल के साथ सुमेलित करें। एक तरफ राज्य रियासतें दी हुई होंगी, दूसरी तरफ दिया गया होगा उनको उनका साल। तो ऐसा सबको पता होगा, सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बघाड़, उदयपुर, झांसी, नागपुर, आबाद, ये सब करके अपना ऐसे किया गया सबका। आपने पहले भी पढ़ रखा है इसको। लेकिन आखिर था क्या? मान लीजिए अगर किसी राज्य का शासक बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु को प्राप्त कर जाता था, तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हो जाता था। पहली बात है ना, पहली बात तो ये थी। राजा का बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु होने पर क्या किया जाता था? उत्तराधिकारी को स्वीकार नहीं किया जाता था और उस देशी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। पहली चीज। दूसरी चीज क्या थी? मान लीजिए कोई राजा है जिसके बाल बच्चा नहीं है, वो कोई बच्चा गोद ले लिया। हाँ खुशबू बोलो। सर, जो आप फर्स्ट लाइन लिखी है कि राजा का बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु से, जिससे डिफाइन कर दीजिए थोड़ा। अगर किसी देशी रियासत या किसी राज्य का राजा अपने जीते जी
कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर पाता था, तो उसकी मृत्यु के बाद उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। ठीक है, चलो। तो मान लीजिए कोई गोद ले लिया, अपना नहीं है, तो अंग्रेजों ने ये तो बोला नहीं था कि भैया गोद लिया हुआ बच्चा को भी उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया जाएगा। हालांकि वो बाद में उसको डिफाइन कर दिया, नहीं नहीं हमने ऐसा बोला था, आप लोग ध्यान से नहीं सुने थे। तो यहां पे याद रखना, गोद लिया हुआ बच्चा भी स्वीकार नहीं था। ठीक है, मतलब अनुमति नहीं थी। अगर मान लीजिए, एक चीज और याद रखना, अगर मान लीजिए कहीं पर गोद लिया हुआ उत्तराधिकारी रहा, तो उस राज्य पर कुप्रबंध का आरोप लगा दिया जाता था। कुप्रबंध के आरोप के तहत उस राज्य का विलय कर लिया जाता था, अगर गोद लिया हुआ उत्तराधिकारी कहीं पे है तो। आपने एक रियासत का नाम सुना होगा, एक राज्य का नाम सुना होगा, अवध। अवध का, हाँ बोलिए ना खुशबू। हाँ सर, अवध को ही उनको प्रशासक का हाँ आरोप लगा के उसको मतलब लिया गया था। बिल्कुल। अब अवध का विलय हो रहा है कुप्रबंध का आरोप लगाने के बाद इसका विलय किया गया है, लेकिन ये सबको रटा हुआ है। लेकिन अब ये हम अगर पूछ लिया जाए आपसे कि जिस समय अवध का विलय किया गया था कुप्रबंध का आरोप लगाकर, उस समय अवध में रेजिडेंट कौन नियुक्त हुआ था? उस समय अवध में रेजिडेंट कौन था? इसका सही उत्तर क्या होगा? में क्या नाम? आउटरम सर। आउटरम था। और ये किसकी रिपोर्ट के आधार पर इस पे कुप्रबंध का आरोप लगाया गया? सलीमन की रिपोर्ट सर। हाँ, सलीमन की रिपोर्ट के आधार पे। और याद रखना, अवध के साथ सहायक संधि थोपी कब गई? 1801 में, 55 साल। और सलीमन की रिपोर्ट आने के 25-30 साल बाद ये अंग्रेजों को समझ में आया कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो कुप्रबंधित है, यहाँ की व्यवस्था जो है वो अच्छी नहीं है। उनको इतने साल बाद समझ में आया। ठीक है, जबकि हकीकत ये थी कि अवध का जो शासन प्रशासन था बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था, वहां की जनता बड़ी खुश थी, नवाब साहब से भी खुश थी, नवाब साहब की नीतियों से भी खुश थी। वहां पे सब कुछ प्रफुल्लित चल रहा था, फल फूल रहे थे सब लोग, अपना खेती बाड़ी सब लोग अपना सुखी समृद्धि बढ़ती ही जा रही थी अवध क्षेत्र में। लेकिन अंग्रेजों को वो डलहौजी का जो एक कथन था, एक गिलास, ये गिलास का फल एक दिन हम खाकर ही रहेंगे, ऐसा करके जो एक कथन था उसका, चेरी की बात करते हैं। चेरी जो एक फल है वो अवध को प्रतिबिंबित कर रहा था। अवध के लिए चेरी शब्द का यूज होता था। चेरी फल देखे होंगे आप लोग, देखे तो हम भी नहीं है। अरे कभी कभी वो जो केक होता नहीं उस पर रखा जाता है, नहीं वो कौन सी आइसक्रीम खाते उसके ऊपर रखा दिया, वही चेरी है वही। ठीक है, नहीं जानते, लाल लाल होता है, क्या बताएं हम, अब हम नहीं बताएंगे। जानते हो ना आप लोग चेरी? यस सर। जी सर जी। ठीक है, यही नहीं, 1849 में युद्ध करके पंजाब को भी मिला लिया गया। यही समय है, इसी दौर में मिलाया गया था। अधीनस्थ पार्थक्य नीति के दौर में ही कौन कौन से राज्यों को मिलाया गया ब्रिटिश साम्राज्य में, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। ऐसा भी स्टेटमेंट हो सकता है, प्रश्न आ सकता है आपके सामने। तो सतारा है, जैतपुर, संभलपुर, बूंदी, मच्छी,
बघाट, उदयपुर, बुंदेलखंड, झांसी, नागपुर, अवध, पंजाब, सिंध का भी तो विलय किया गया था भैया 1839 में। ये सब क्या है? ये इसी दौर के विलयित क्षेत्र हैं। अब कभी आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, गोद निषेध विधि के आधार पे कौन कौन सी रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया? तो 4-5 ऑप्शन दे दिया जाएगा। सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघाट, झांसी, ऐसे करके दे दिया गया सारा ऑप्शन ही। अब इसमें ए बी सी डी करके दे देगा, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 3 4 5, ऐसे करके ऑप्शन दे दिया जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कौन कौन से का हुआ है, कौन कौन से का नहीं हुआ है। तो इसमें से सतारा का भी हुआ गोद निषेध विधि के आधार पे, जैतपुर का हुआ, संभलपुर का हुआ, बघाट का भी हुआ, झांसी का भी हुआ। एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत प्रस्तावित वो कौन सी रियासत थी जिसका विलय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सलाह के आधार पे निरस्त कर दिया गया था? उस रियासत का क्या नाम था? तो उस रियासत का नाम था भाई करौली। ये हमने बताया आपको, करौली के बारे में नहीं बताए थे क्या? चल बताए थे हम, तुम लोग ध्यान नहीं रखे तो। चलो हो गया, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत है? नो सर। No, sir. ठीक है। अब तीसरी नीति कौन सी है? अधीनस्थ पार्थक्य वाली। हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं? कुछ पूछ रहे थे क्या? कुछ पूछ रहे थे क्या? इसी में अच्छा और भी प्रश्न आ No, जाएगा। sir. ठीक है, इसी में और भी प्रश्न आ सकते हैं आपसे। निम्न में से किन रियासतों का विलय युद्धों के आधार पर किया गया? अभी इसको समझाएं, इससे पहले ये पूरी चीजें क्लियर कर लो आप लोग। युद्ध के आधार पर किनका किनका विलय हुआ है? तो कौन कौन से राज्य रहे भाई? अभी हमने 1-2 का नाम भी बताया था। पंजाब सबसे पहले 1849, सिक्किम, सिक्किम का भी हुआ था युद्ध के आधार पे ही, युद्ध द्वारा ही किया गया था। तीसरा है बर्मा। बर्मा को एक नाम और बोलते हैं पेगू, ये भी नाम याद रखना। इन तीनों का विलय हुआ था युद्ध के आधार पर, युद्ध द्वारा। अब यहां पे एक प्रश्न और है, बकाया वसूली के आधार पर किसका किसका विलय हुआ? बकाया वसूली के आधार पर किसका किसका विलय हुआ? तो उसका नाम है बरार का। मतलब गोद निषेध की नीति के आधार पे सतारा, जयपुर, संभलपुर, बघाट और झांसी का हुआ। युद्ध के आधार पे पंजाब, सिक्किम और बर्मा का हुआ, पेगू जिसको बोलते हैं। बकाया वसूली के आधार पे बरार का हुआ। कुशासन के आधार पे अवध का विलय किया गया था।
3 श्रेणियों में बांटा था। व्यापकत्व सिद्धांत को लागू करने के लिए डलहौजी ने 3 श्रेणियों में सभी राज्यों को बांट दिया था। वो तीनों श्रेणियां कौन कौन सी थी? अधीनस्थ एक श्रेणी थी, सर कुशासन के आधार पर किसका किया गया था? अवध का। अधीनस्थ श्रेणी में इसमें क्या था? जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के सहयोग से अस्तित्व में आए थे और पूरी तरह कंपनी पर आश्रित थे, वो थे अधीनस्थ राज्य या अधीनस्थ श्रेणी वाले। इन राज्यों के बारे में कहा गया था अधीनस्थ श्रेणी वालों को कि भैया अगर उत्तराधिकारी नहीं है तो आपको गोद लेने की जरूरत नहीं है, गोद लिया गया मान्य नहीं होगा, उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं थी इन सबको। मतलब शासक की मृत्यु अगर हो गई तो उसकी मृत्यु के बाद वो राज्य सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में आ जाएगा। इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आए? अधीनस्थ श्रेणी में कौन कौन से राज्य थे? तो इसमें झांसी है सबसे पहले, झांसी, जैतपुर, फिर संबलपुर। ये 3 राज्य अधीनस्थ श्रेणी के हैं। आश्रित राज्य, आश्रित राज्य कौन कौन से थे? यह आश्रित श्रेणी क्या है? ऐसे राज्य जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के सहयोग से अस्तित्व में तो आए थे, लेकिन एक कंपनी के अधीन बिल्कुल नहीं थे। आए तो थे उसके सहयोग से ही अस्तित्व में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन कंपनी के अधीन नहीं थे ये लोग। ये केवल बाहरी जो सुरक्षा का दायित्व था वो कंपनी को दे रखे थे ये राज्य, इस प्रकार वाले। आश्रित श्रेणी के राज्यों को गोद लेने की छूट प्रदान की गई थी, इनको गोद लेने की छूट मिल गई थी, लेकिन सरकार से इजाजत भी लेनी थी कि हम गोद ले लें कि ना लें। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते? एक है अपना अवध, दूसरा है ग्वालियर, तीसरा है जयपुर। ये आश्रित श्रेणी में आ गए। एक है स्वतंत्र राज्य, मतलब ये जो स्वतंत्र राज्य थे तीसरे नंबर वाले, इनको पूरी तरह से आजादी थी। इसमें 3 प्रकार के राज्य, 3 राज्य हैं। इसमें ये जयपुर नहीं है, यहाँ पे नागपुर है, यहाँ पे आ जाएगा जयपुर, उदयपुर, सतारा। ठीक है, ये हो गए। इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकें तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नीचे ऊपर नहीं होना, ऐसे होगा। तीसरी नीति भी देख लीजिए ना, लगे हाथ। तीसरी नीति क्या है? अधीनस्थ संघ की नीति। ठीक है, अधीनस्थ संघ की नीति, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन। कब से कब तक है ये? 1858 से 1935 तक, 1935 तक।
हमको भी पता है 1857 की क्रांति हुई है, ब्रिटिश सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती, वो भी चाहती है कि अब सब कुछ सही सलामत चलता रहे, शांति बनी रहे। ब्रिटिश साम्राज्य को बार बार नहीं संभाला जा सकता, कब तक रियासतें हमारा काम करेंगी? अब रियासतों के साथ थोड़ा सा हमको रवैया बदलना पड़ेगा, उनके साथ सहयोगपूर्ण रवैया अपनाना पड़ेगा, उनको विलयित करने का रवैया नहीं अपनाना है, उनको उनका अधिग्रहण करने का, उनको छीनने का रवैया बहुत बेकार है, इसको त्याग देना चाहिए हमें। साथ में कंपनी का शासन भी खत्म हो रहा है 1857 की क्रांति के बाद। महारानी का घोषणा पत्र पढ़कर तैयार किया गया, बनकर तैयार हुआ, इलाहाबाद में घोषणा हुई, लॉर्ड कैनिंग है, महारानी का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बैठाया जा रहा है, भारत सचिव का पद आ गया यहीं पे। भारत का पहला वायसराय बनता है कौन? नाम है लॉर्ड कैनिंग। मतलब इस नीति ने क्या किया कि रियासत, सबसे पहला काम किया, रियासत और सरकार को करीब लेकर आया इस नीति ने, दोनों को एक दूसरे के करीब कर रख दिया लाके। ठीक है, भारत जो ब्रिटिश सरकार, जो अंग्रेजी सरकार थी, उनका मुख्य उद्देश्य हो गया कि देशी रियासतों के साथ जो उनके संबंध होंगे वो अच्छे होने चाहिए, ताकि अगर आवश्यकता पड़े तो ये रियासतें हमारी मदद कर सकें। 1857 की क्रांति में उन्होंने देख लिए, झेल लिया था अच्छे से। मतलब साफ है, इस अधीनस्थ संघ की नीति ने क्या किया? विलय की नीति को त्याग दिया। है ना, विलय की नीति को त्याग दिया इसने। जो गोद लेने वाला अधिकार छीना गया था, वो गोद लेने वाला अधिकार भी दे दिया गया, जाओ अधिकार है तुम्हें, ले लो जिसको लेना है। कुशासन के आधार पे राज्यों के शासन को हटाया जाए, शासक को दंडित किया जाए, या उनके राज्य को छीना जाए, सॉरी छीना नहीं जाए, मतलब अगर मान लीजिए किसी राज्य में कुशासन का मामला चल रहा है, तो इनका ये मानना था कि ऐसी स्थिति में शासक को दंडित कर देना ठीक रहेगा, या फिर जरूरत पड़ जाए तो उस शासक को हटा दिया जाए, दूसरे शासक को गद्दी पे बैठा दिया जाए, लेकिन उसके राज्य का अधिग्रहण नहीं करना है। ऐसा कुछ त्यागने का प्रबंध अपनाया गया, त्यागने की व्यवस्था अपनाई गई थी। इसी नीति ने क्या किया? मुगल सर्वोच्चता को स्थानांतरित कर दिया ब्रिटिश सर्वोच्चता के साथ। अब ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित हो गई, यहां पे सभी भारतीय रियासतें अंग्रेजों के अधीन आ गईं। ठीक है, लेकिन इस समय के जो अच्छा तो सब ठीक है, लेकिन इस समय एक सबसे बड़ी समस्या आई, सुव्यवस्थित शासन चल रहा है सबका, देसी राजाओं का जन कल्याण, सुव्यवस्थित शासन तो ये लोग चला रहे हैं, सुव्यवस्थित शासन चल रहा है, लेकिन सुव्यवस्थित शासन चलाने के साथ साथ इन रियासतों ने क्या किया? जन कल्याणकारी कार्य करने की बजाय विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए। मजबूर क्या हो गए? विलासितापूर्ण जीवन जिएंगे नहीं तो करेंगे क्या? कोई काम ही नहीं है इनके पास, सारा मामला महारानी देख रही हैं। तो जन कल्याणकारी कार्य क्या हुए? जन कल्याणकारी कार्य की बजाय क्या किया गया? क्या बताए थे अभी?
विलासिता पूर्ण कार्य करने हाँ, लगे। रियासतों के जो शासक थे वो विलासितापूर्ण जीवन जीने लग गए। इस नीति की देन है ये। यही नहीं, जनता के साथ इनका कठोर व्यवहार भी भाई विलासिता वाला जीवन जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब ये भी तो आएगा ना कि उनको पैसा भी चाहिए ना उसके लिए। आपने एक मूवी देखी होगी लगान, लगान मूवी देखा ना किसी ने आप में से? यस सर, देखा मैंने। 1893 में ये 1893 का कोई मामला है वो। और वो कौन सी रियासत है, देखो नाम भूल गए हम, बताए थे हमने आप लोगों को। उस रियासत अवध के, सर, नहीं नहीं, चा से कुछ नाम है उसका। अवध। नहीं नहीं, चा से नाम है उस रियासत का, तो बता देंगे, ध्यान आ जाएगा। तो उस रियासत में क्या हुआ कि हैं? चंपानेर। हाँ, चंपानेर, ठीक है। तो चंपानेर का क्या हुआ, रियासत का विलय तो कर लिया गया था, अरे विलय नहीं किया गया था, उनके जमींदार को अधीन ही रखा गया, महारानी के अधीन रख दिया गया। वसूले वसूले काम सब यह सब देखने लग गए अपना। अकाल पड़ गया, उस चंपानेर पे 3 गुना की 2 गुना लगान थोप दी गई थी। उस 2 गुना लगान को से बचने के लिए भारतीय लोग जो चंपानेर के वो तो गांव के लोग थे, जो नागरिक थे वहां के, उन लोगों ने क्या किया, क्रिकेट खेलने का वो रखा प्रस्ताव। अब अंग्रेजों ने भी वो एक्सेप्ट किया कि अगर आप लोग जीत जाते हैं तो हम आप लोगों की 3 साल की वो 3 साल का वो कि कितने साल का माफ कर दिया जाएगा, नहीं तो हम 3 गुना वसूल लेंगे। ये बात तय हो गई थी उसमें, ठीक है। मूवी देखा करो ना, थोड़ा सा उसके बारे में भी समझ लिया करो, ऐतिहासिक मूवी है तो मजा भी आएगा देखने को, है ना। अब सब कुछ यहाँ पे ठीक है, प्रशासन चला नहीं पा रहे हैं वो लोग, क्या किया जाएगा, कुशासन का आरोप लगेगा रियासतों पे, कलह विद्रोह भड़केगा, सती प्रथा, बाल हत्या, ये सारे मामले जो होंगे ना, इन सब मामलों की वजह से ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप बढ़ता गया धीरे धीरे। देखो अंग्रेज बड़े चालू भी थे, वो सीधे तौर पे अपने आप को कटु नहीं बनाना चाहते थे भारतीयों की नज़र में। वो जानते थे कि हम अगर सीधे तौर पे कुछ करेंगे ना तो हमारे खिलाफ लोग खड़े हो जाएंगे। वो सीधे तौर पे नहीं, वो अप्रत्यक्ष रूप से सामने आते थे। तो उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया था, इन्हीं के पीछे का ये परिणाम निकला कि कुशासन बढ़ रहा, विद्रोह की भावना बढ़ रही लोगों के मन में, लोगों के मन में कलह बढ़ रहा है, देश भर के बवाल अवाट बवाट होने लग जाते हैं। इन्हीं सब के मामले में आकर ब्रिटिश शासन क्या करता है, आरोप लगाना शुरू कर देता है, हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। और ये धीरे धीरे ब्रिटिशों का जो हस्तक्षेप था ये प्रत्यक्ष रूप से बढ़ गया, बढ़ता ही चला जा रहा है। रेजिडेंट प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप भी करने लग जाता है। कई सारे राज्यों को उनके अधिकारों से वंचित भी किया गया ऐसे मामलों को लेकर। इस समय में हस्तक्षेप की नीति चल ही रही थी। तो हस्तक्षेप की नीति का जो चरम बिंदु माना जाता है, किसके समय को माना जाता है, लॉर्ड कर्जन के समय को माना जाता है। इसने क्या किया था, हाँ रिया बोलिए। बोलिए, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करके बोलिए तो ठीक है। कर्जन के समय में क्या हुआ, नरेशों को संरक्षण की गारंटी तो दी गई थी,
अब संरक्षण की गारंटी दी गई है, मतलब आज्ञाकारी भी है कर्जन के, कर्जन ही सब कुछ है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जनता के मन में एक नरेशों के प्रति एक ऐसी छवि बनाई गई कि आपका नरेश आपका देखभाल या आपके सुख समृद्धि के पोषक के लायक नहीं है। जनता के मन में उस नरेश के प्रति ऐसी छवि बनाई गई। मतलब साफ था कि कहीं ना कहीं जनता के मन में अपने नरेश को लेकर घृणा की भावना पैदा ही होगी, और वो लोग डिमांड ही कर देंगे हमारे नरेश को हटा दिया जाए। तो नरेश को हटा भी दिया जाएगा और ये बता दिया जाएगा आप ही की जनता बोल रही है भाई, हम उसमें क्या कर सकते हैं, हमसे सिफारिश कर रही है ये लोग। ठीक है, ये कर्जन के समय की बहुत बड़ी घटना रही है। संरक्षण एक तरफ देता, दूसरी तरफ छवि भी धूमिल करने पर लगा पड़ा है। लेकिन एक आते हैं मिंटो साहब, मिंटो का नाम सुना होगा, लॉर्ड मिंटो नाम है इनका। ये क्या करते हैं, इनके समय में दूसरी व्यवस्था, मतलब थोड़ा सा देखा जाता है ना कि कुछ नया हो रहा है। वो नया क्या हो रहा है, बंगाल विभाजन के बाद जो राष्ट्रवादी ताकतों ने जमकर मुकाबला किया, राष्ट्रवादी ताकतों ने जो जमकर मुकाबला, अंग्रेजों का जो विरोध किया था, उसमें मिंटो को यह समझ में आ जाता है कि अगर हमारी सहायता कोई कर सकता है तो वो देशी शासक ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। मिंटो को ये बात समझ में आ जाती है इस समय में। मतलब साफ था कि देशी नरेशों को कैसे भी करके मना के जुना के, हाथ पैर जोड़ेंगे तो नहीं, वैसे कुछ भी करके देशी नरेशों को ब्रिटिश साम्राज्य के मार्फत लाना था, अपने मनमाफिक बना, मतलब ये कर देना था कि नरेशों को लगे कि नहीं नहीं अंग्रेजों के साथ रहना ठीक है। देशी नरेशों को कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार के पक्ष में लाने की कोशिश की गई मिंटो के समय में। ये एक नया मोड़ दिखता है, नया बदलाव नजर आने लगता है यहां से, क्योंकि ये वो दौर है जब भारतीय राष्ट्रवाद परिपक्व हो चुका है पूरी तरह से। क्योंकि इस समय कई सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो कौन सी घटना मानी जाती है, जापान वाला युद्ध, जापान रूस का युद्ध होता है ना। इसी समय में मेरे ख्याल से वो कौन सा एक युद्ध होता है जो क्रीमिया वाला युद्ध, इसी समय में होता है। क्रीमिया युद्ध का भी थोड़ा सा प्रभाव रहता है, लेकिन रूस और जापान का जो युद्ध होता है ना, इसका जब सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसमें भारत के भी कई सारे लोग हैं जो विदेशों में अपना झंडा बुलंद किए पड़े हैं, वो सब भी कहीं ना कहीं किसी न किसी आंदोलन में भाग ले ही रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रवाद इस दौर में परिपक्व हो चुका था। अब राष्ट्रीय भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए एक अस्त्र के रूप में संवैधानिक सुधारों को लक्ष्य बनाया गया। संवैधानिक सुधार क्या, मार्लेमेंटो सुधार कब आया था? 1909। 1909 में। अच्छा, कुछ ऐसे सुधार फिर किए जाएंगे, संवैधानिक सुधार। इन्हीं संवैधानिक सुधारों में एक सबसे अच्छा जो माना जाता है, जैसे 1919 के अधिनियम को क्या बोला जाता है, भारतीय शासन को उत्तरदायी बनाने वाला शासन है, ये अधिनियम है। भारतीय शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम है, ऐसा बोला जाता है।
भारत सरकार को उत्तरदायी बनाने वाला अधिनियम है ये। वैसे ही एक आता अधिनियम 1935 का, कौन सा? भारत शासन अधिनियम। भारतीय राज्यों का संघ बनाने का मामला यहां पे आया कि संघ बनाने की बात की गई भारतीय राज्यों का। हालांकि ऐसा हुआ नहीं था, ये हमारा संघ जो था कभी अस्तित्व में आया भी नहीं, लेकिन बात हो गई थी 1935 के अधिनियम में। इसी के पास को इसके बाद कोई ऐसी नीति उत नहीं आई। क्यों? क्योंकि भाई इस समय वो था कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया है। अब लड़ाई में लड़ेगा कि चलेगा यह नीति चल लागू करने अपना, है ना? बात तो ये भी है। फिर से इसके बाद कई सारे, जैसे वेबल योजना है, कैबिनेट मिशन है, क्रिप्स मिशन है, ये सारे के सारे फिर आते हैं संवैधानिक सुधार को ही लेकर। माउंटबेटन भी आता है, माउंटबेटन योजना लेकर आता है जून के महीना में, है ना? और माउंटबेटन योजना ने क्या किया? ब्रिटिश की सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया। माउंटबेटन योजना ने, याद रखना, माउंटबेटन योजना ने सर्वोच्चता की नीति को समाप्त कर दिया। और लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या होगा? हमारा 1947 का अधिनियम आएगा। इसको क्या बोलेंगे? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, है ना? कब इसकी घोषणा हो रही है? फरवरी 1947 में, इटली की घोषणा के साथ, है ना? 20 फरवरी का समय है, ये भी ध्यान रख लेना। इटली की घोषणा के साथ ही इसकी शुरुआत होती है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? सर नहीं। ठीक है। सर 1919 का अधिनियम है सर, तो ये इसमें क्या मतलब प्रावधान किया गया? भारत के शासन बनाने का अधिनियम। सर इसको समझा दीजिए फिर से। शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम था ये। सरकार को उत्तरदायी बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है इसको। ठीक है, 1919 के अधिनियम को। अगर ओके सर। अगर आपसे पूछा जाए, कल वाले पे थोड़ा सा पूछ भी लेते हैं, तो आप लोग पढ़े भी होंगे हो सकता है, तो हमें आप लोग बता सकते हैं कि भारतीय राज्यों के प्रति जो ब्रिटिश नीति रही है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसके पीछे जो एक बाह्य आडंबर टाइप का है वो क्या है? देख लो, सामने खुला है पेज, चिंता ना करो, बताइए, पता है कि नहीं? है जो हाँ बताइए ना जी, आप बताओ। बाजार की उपलब्धता, कच्चे माल की आपूर्ति। हम्म और कच्चे कच्चे माल की आपूर्ति, ये भी रहा है इसका कारण, है पृष्ठभूमि में भी था। यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, जो घेरे की नीति थी उसका प्रमुख आधार क्या था? घेरे की नीति का प्रमुख आधार क्या था? हस्तक्षेप और सीमित उत्तरदायित्व। वेरी गुड। घेरे की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? घेरे की नीति का मुख्य उद्देश्य था रियासतों को
बफर स्टेट के रूप में स्थापित करना है ना। तो हमें यह बता दीजिए कि घेरे की नीति के तहत सबसे पहले बफर स्टेट के रूप में किसको स्थापित किया गया, कौन से राज्य को स्थापित किया गया, किसको? अवध अवध को, इलाहाबाद के सर हाँ, अवध। इलाहाबाद की संधि के तहत अवध को स्थापित किया गया था। वेरी गुड, ये सब ठीक है। एक चीज और पूछा जा सकता है आपसे, रिंग जो घेरे की नीति है, इसमें कंपनी द्वारा भारतीय रियासतों के साथ जो संबंध बने वो कैसे बने, मतलब एक समानता के आधार पर बनाए गए थे या फिर असमानता के आधार पर, मतलब अपने आप को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ घोषित किया था या फिर समानता के आधार पर इन्होंने अपने संबंध बनाए? आप किया था। बराबरी से थे। बराबरी पर आधारित था, ठीक है, याद रखना। और याद रखना इन संधियों में दोनों पक्षों का विशेष ध्यान रखा गया, दोनों पक्षों की आवश्यकताओं का विशेष रूप से ध्यान रखा गया था, और ये दोनों एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का विश्वास भी दिया था एक दूसरे के लिए, ठीक है। घेरे की नीति ने रियासतों को राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से कंपनी पर आश्रित कर दिया गया है ना, ये भी एक इसका वो भी याद रखना। अच्छा, डुप्ले की सहायक संधि, भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग डुप्ले ने किया था, लेकिन इस संधि का विस्तार या व्यापक प्रयोग किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, वेरी गुड, क्या बहुत सारी चीजें याद भी हैं, ठीक है। फिर अच्छा, सबसे पहले सहायक संधि किसने स्वीकार किया था? अंग्रेजों की सहायक संधि सबसे पहले वेलेजली की सहायक, हैदराबाद में, कब की थी? 1798। वेरी गुड। पेशवा ने कब एक्सेप्ट की थी इसकी सहायक संधि? दिसंबर 1802। बहुत बढ़िया, 1802 से। हाँ सही है, ठीक है। फिलहाल ठीक है, अभी जो पढ़ाए हैं युद्धों के आधार पे किन किन राज्यों का विलय किया गया था? झांसी, सर पंजाब, सिक्किम, बर्मा। पंजाब, सिक्किम, वर्मा। हाँ बहुत बढ़िया। अब बकाया वसूली के आधार पे किसका विलय हुआ? बरार। बरार। तो गोद निषेध नीति के आधार पे किसका विलय किया गया? अवध, सर अवध को और ग्वालियर था यस सर। सतारा, संभलपुर, जैतपुर, मझाट, झांसी, झांसी, इन सब का विलय हुआ, ठीक है ना। अच्छा, जो व्यपगत का सिद्धांत अपनाया गया है, इसमें अधीनस्थ राज्यों के लिए अधीनस्थ राज्य कौन होते थे? झांसी और झांसी, जयपुर। जैतपुर, संबलपुर। ठीक है, तो अधीनस्थ राज्य थे क्या आखिर? उनको कैसे समझा जाए कि ये अधीनस्थ राज्य थे? उनकी कुछ विशेषता रही होगी ना। सर किसी के अधीन, सर ये वो राज्य थे, ध्यान में रख लेना, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के सहयोग से ही अस्तित्व में आए थे, और ये सभी राज्य पूरी तरह से कंपनी पर आश्रित थे। ये वही अधीनस्थ राज्य की श्रेणी वाले राज्य थे, ठीक है।
इनको उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। ध्यान रखना, राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसका विलय कर लिया जाता था। इसमें 3 राज्य थे, झांसी, जैतपुर, संबलपुर। जो आश्रित श्रेणी में आते थे उनकी क्या शर्त थी? सब कुछ था, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के सहयोग से ही अस्तित्व में आए थे कंपनी के, लेकिन कंपनी के अधीन वो नहीं थे, है ना। कंपनी के अधीन नहीं थे, लेकिन वो अपनी बाह्य सुरक्षा का दायित्व तो कंपनी को दे रखे थे। इनको गोद लेने की आजादी थी, फिर भी कंपनी से एक बार इनको परमिशन लेनी पड़ती थी। ओके, इसमें कौन कौन है? अवध है, ग्वालियर है और नागपुर है। जयपुर। ठीक है, फिर अब बंद किया जाए, है ना।